के बाद हमारे पास ये एमपी की पुणेकर की बुक है, वन लाइनर फैक्ट्री। प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है और इसी में मैंने इसमें सारे अपडेट्स हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी बुक है, सारे अच्छे से दिया हुआ है। डिटेल्स ना हो तो ये अधूरा है, तो इसके लिए मैप्स का हमेशा साथ में रखती हूँ। कैसी में जाते हैं जहाँ पर हमें थोड़ी और पावर मिल जाती है तो हम इनकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। चाहे इसको राइट डाउन करके रखा हुआ है, अपने हाथ से मैंने पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा सोनी है और मैं हरदा मध्य प्रदेश से हूँ। फ़िलहाल मैं MPPSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूँगी स्टूडेंटों को और मिस्टर देवेंद्र को, जो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी लाइफ जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सक रही हूँ। और मुझे भी यहाँ से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब कोई दूसरा एस्पिरेंट अपनी लाइफ जर्नी, अपनी अचीवमेंट्स या फिर उनके जो फेलियर्स हैं उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना स्टडी सेटअप दिखा देती हूँ कि कैसे क्या मैंने अपना पूरा स्टडी सेक्शन को सेटअप करके रखा हुआ है। तो ये हमारा पूरा स्टडी सेटअप है। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक अलमीरा है जहाँ पर मैं अपनी एक्स्ट्रा स्टेशनरी और बुक्स स्टोर करती हूँ। नेक्स्ट में ये स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर जो अभी फ्रिक्वेंटली बुक्स मुझे लग रही हैं वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स वगैरह हैं जो कुछ रफ वर्क के लिए मुझे यूज़ में लगते हैं। और ये एक पिन बोर्ड है जो मैंने बनाया हुआ है थर्माकोल की शीट से, क्योंकि तब पिन बोर्ड अवेलेबल नहीं था यहाँ पर, तो मैंने फिर इसी से अपना काम चला लिया। यहाँ पर एक बेड साइड टेबल है, बेड साइड टेबल नहीं है, ये एक लैपटॉप टेबल है जिस पे बैठकर हम स्टडी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक मेन टेबल है जो मैंने अपनी बिल्कुल जो बड़ी सी विंडो है इसके सामने लगा रखा है। अच्छा काफ़ी वेंटिलेशन होता है यहाँ से, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर रखा है। कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स है मेरे पास, जैसे कुछ MP करंट की मैगजीन्स है या फिर कुछ करंट की मैगजीन्स ही हैं, कुछ ऐसे नोट्स हैं जो अपडेटेड नहीं है, ओल्ड हो चुके हैं, तो वो मैंने सब कुछ स्टोर रखा है। और इसके बाद यहाँ पर मेरी सारी बुक्स वगैरह अरेंज रखी है। और दिन का काफ़ी सारा समय मेरा यहीं पर गुजर जाता है, क्योंकि 10-12 घंटे यहीं पर गुजर जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि पढ़ते ही रहो, कुछ पढ़ना भी है, थोड़ी देर रेस्ट भी करना है, तो मेरा समय पूरा यहीं पर निकल जाता है। तो आइए मैं आपको अपनी बुक लिस्ट भी थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ। वैसे तो मुझे प्रिपरेशन करते काफ़ी टाइम हो गया है, 2 से ढाई साल, लेकिन तो भी मैंने कुछ ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं किया हुआ है। सिर्फ मेरी कोचिंग के नोट्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स या फिर कुछ ऐसी नोट्स जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे, सिर्फ वही मैंने अपने साथ रखा हुआ है। बाकी सब मैंने अलग स्टोर कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे सोर्सेस पढ़ने से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। बल्कि जो एक सोर्स है हम उसी को ही अगर बार बार पढ़ेंगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल मुझे ऐसा लगता है। तो वही सब कुछ यहाँ पर स्टोर है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ अपनी बुक लिस्ट। तो सबसे पहले बुक्स में क्या है, हाँ, तो ये है हमारी एटलस, और एटलस तो मस्ट है। यहाँ पर पहले क्या बोलते हैं, मैप्स भी चिपके हुए थे, लेकिन अभी कुछ सफाई की वजह से उसको हटा दिया, तो मैं भी सिर्फ एटलस से यूज़ कर रही हूँ एटलस को। इसके बाद हमारे पास ये MP की पुणेकर की बुक है, वन लाइनर फैक्ट्री। प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है और इसी में मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे सारे फैक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश से पूछे जा सकते हैं, तो ये बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। इसके बाद मेरे पास ये एक घटना चक्र है जो समसामयिक घटना चक्र होती है, जिसमें सारे अलग अलग स्टेट के जो PCS होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, वो इसमें सारे उन्होंने प्रीवियस ईयर्स के रखे हुए हैं। और इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि इसके साथ जो है विवरण दिया होता है कोई भी क्वेश्चन का, वहीं से कम 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे बुक, तो मैं इसको देखती हूँ। और बिना ऑब्जेक्टिव्स के तो प्री की एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए मेरे पास APL पब्लिकेशन की रविशंकर तिवारी की ये बुक है। इसमें सारे अपडेट्स हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी बुक है, सारे अच्छे से दिया हुआ है इसमें। और इसके अलावा मैं घटना चक्र यूज़ करती हूँ। घटना चक्र की हर मंथली मैगजीन मेरे पास रहती है, कभी नहीं हो पाती है तो फिर फोटोकॉपी से काम चलाना पड़ता है। इसके बाद SPD है मेरे पास नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए, और ये काफ़ी वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं, जितना हमारे को ज़रूरत है उससे काफ़ी कुछ अच्छा दिया रखा है इसमें। इसके अलावा मेरे पास अभी मैंने मैथ्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि न्यू सिलेबस में मेंस में मैथ्स का अच्छा वाइटल रोल है, तो इसके लिए मुझे मैथ्स देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है लूसेंट। एक बार पढ़ने से आपने आज तक जितना जो भी कुछ पढ़ा है GS में, वो आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। तो मैं लूसेंट तो हमेशा प्रेफर करती हूँ, पढ़ती भी हूँ उसे।
इसके बाद मेरे कुछ हैंडमेड नोट्स हैं, जैसे ये हिस्ट्री के नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के थ्रू, और काफ़ी कलरफुल नोट्स और फ्लो चार्ट का यूज़ करके, डायग्राम का यूज़ करके मैं अपने नोट्स को प्रिपेयर करती हूँ, ताकि आंसर राइटिंग भी कभी करना पड़े तो कुछ नया ना लगे और पढ़ने में भी आसान लगे। इसके बाद मेरे पास ये वाले हैंड रिटन नोट्स हैं, ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, और इसी के साथ मैंने ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसे सारे सब्जेक्ट के इसमें अपने हैंडमेड नोट्स रखे हुए हैं। इसके बाद ये वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स थे, जब पुराना सिलेबस था उस हिसाब से मैंने बनाए थे। कुछ एथिक्स के नोट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद मेरे पास ये अपनी कोचिंग की भूगोल के नोट्स हैं, और बाकी भी सारे कोचिंग के नोट्स मैं प्रेफर करती हूँ फॉर पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के लिए। और ज्योग्राफी के नोट्स हैं अभी जो मैं पढ़ रही थी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये यहाँ पर है। इसके बाद मेरे पास है वस्तुनिष्ठ है, मध्य प्रदेश की, पुणेकर की है ये बुक। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं एमपी से रिलेटेड। जो अभी मैंने आपको वन लाइनर फैक्ट दिखाया था पुणेकर का, उसी का ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो अगर आपने उसको पढ़ के इसके ऑब्जेक्टिव लगा लिए तो आपने एमपी का काफ़ी कुछ पोर्शन जो है कवर कर लिया है। इसके बाद ज्योग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे पास मैप की लिए फिलिंग डिटेल्स ना हो तो ये अधूरा है, तो इसके लिए मैप्स का हमेशा साथ में रखती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हमारे पास जो कॉन्टिनेंट आते हैं, तो अगर उसकी जो है मैंने कुछ खास चीज़ें जो हमें पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पर पूरा लिख रखा है। तो ये हमारे लिए हो गया। और इसके बाद ये देखिए हैंडमेड नोट्स है मेरे, हिस्ट्री के नोट्स हैं। इसमें जो मुगलकालीन स्थापत्य, साहित्य, इसको सारा मैंने फ्लो चार्ट से डिफाइन कर रखा है। इसके बाद ये मेरी एक डायरी है जिसमें मैंने अपने सबसे पहले तो पॉलिटी के नोट्स बनाए थे, और आगे ही साइड पर मैंने अपना पूरा सिलेबस को राइट डाउन करके रखा हुआ है। अपने हाथ से मैंने पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, क्योंकि हाथ से लिखा है तो थोड़ा पता है कि कैसे क्या लिखा था मैंने, तो इसको 2-3 बार मैं पढ़ लिया था और अभी भी इसको प्रेफरेंस में लेती रहती हूँ। इसके बाद ये हमारे पास घटना चक्र है भारतीय इतिहास की। इसमें तीनों पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, और सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अलग अलग पीसीएस के। इसके बाद ये मेरे पास है जो पॉलिटी की है, पॉलिटी की पीसीएस है। तो ये 2017 में मैंने सारी बाय की थी, और क्योंकि अभी 2 साल के तो फिर हम सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन। इसके बाद मेरे पास ये समसामयिक पर्यावरण है परीक्षावाणी की। इसमें भी काफ़ी अच्छे सिंपल चीज़ें डिफ़ाइन करके दी हुई हैं। हालांकि जो हमारे नोट्स हैं और हमारा जो सिलेबस है उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें दिए वो इसमें है। और इसके साथ साथ क्या है कि जैसे इसमें एक टॉपिक है तो इसके पीछे इसके ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हैं, तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये, जैसे ये इसके टॉपिक्स दिए हुए हैं। और विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र भी इसमें दिया होता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही देख लेती हूँ, कभी 1-2 पेज पढ़ लिया, कभी तो ऐसे करके कंप्लीट करती हूँ उसको मैं। इसके बाद मेरे पास ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं। मुझे काफ़ी आसान लगे थे उसके कुछ नोट्स, तो मैंने मंगवाए थे ये, और इससे भी पढ़ना मुझे बहुत आसान लगता है। साथ साथ में मैं कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट होता है तो इसको पेपर में राइट डाउन करती जाती हूँ, और ऐसे ही राइट डाउन करते करते मैंने कम से कम इतना राइट डाउन कर लिया है जो मुझे इतना पढ़ने के बाद भी अगर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मेरे पास ये एक मेंस रिलेटेड नोट्स है, जो अभी न्यू टॉपिक इसमें ऐड हुआ है, तो उसके लिए मैं ये वाले नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मेरे यूनिट 10 जो अभी न्यूली ऐड हुई है, उसमें कई प्रकार के आयोग को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो कम से कम 15 पेज के नोट्स हैं। उसमें 22 से 23 जितने भी आयोग दिए हुए हैं, और 1-2 मन से जो भी आयोग हो सकते हैं उनके नोट्स मैंने फ्लो चार्ट से कंप्लीट कर रखे हैं। तो ये मेरी पूरी बुक लिस्ट थी और ये मेरा पूरा सेटअप था। तो आइए फिर अब हम आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आप सभी को बताती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से, अपने डिस्ट्रिक्ट हरदा से की है। इसके बाद मैंने अपनी जो कॉलेज है वो भी अपने होम टाउन से ही कंप्लीट किया है, और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बीकॉम और मास्टर्स मैंने एमकॉम किया हुआ है। अपने कॉलेज डेज़ में मैं अपने कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रही हूँ, और अपने कॉलेज डेज से ही मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी MPPSC की प्रिपरेशन। उतनी जब सीरियस नहीं थी, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर हाफ में मैंने जो है काफ़ी सीरियसली इसको स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। इसके बाद 2016 में मैंने CRPF का एग्ज़ाम दिया था, रिटन मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन जो उसका स्किल टेस्ट था जिसमें मुझे टाइपिंग करनी थी वो भी मेरी काफ़ी अच्छी गई थी, लेकिन सिर्फ 2 कीज़ गलत टाइप हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई।
इसके बाद शुरू से ही मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रहा। तो मैं एनएसएस, एनसीसी और जो एनजीओज़ वगैरह जब कॉलेज को रीच करते थे तो हम भी उसमें इंक्लूड रहते थे। और काफ़ी कुछ समाज को पास से जाकर देखा है कि कैसे क्या ऐसे लोग ऐसी बस्तियों में भी गए हैं जहाँ पर संसाधनों की बहुत कमी है, तो कैसे क्या मतलब वहाँ पर उस चीज़ को समझा। और यही समझते समझते ही मन में एक मोटिवेशन आया, एक मन में बात आई कि जब हम एक कॉलेज स्टूडेंट होकर ऐसी बस्तियों में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर समझ रहे हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर अगर हम किसी बड़ी पोस्ट पे या किसी अधिकारी लेवल पे या फिर ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं जहाँ पर हमें थोड़ी और पावर मिल जाती है, तो हम इनकी कितनी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो सोशली हो या किसी चीज़ को मतलब समझाना, बताना या फिर उनको फाइनेंशियली किसी तरह से हेल्प करना। तो यही मेरा ग्रेट मोटिवेशन था, जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जब मैं स्कूल टाइम में थी अपने, तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे अधिकारी आते थे कोई भी फंक्शन में, जैसे एनुअल फंक्शन या कोई भी फंक्शन होता था, तो उनको एक अलग ही ऑरा रहता था उनका, मतलब सारे लोग उनको सम्मान देते थे, एक अलग पावर दिखती थी, एक अलग ड्यूटी दिखती थी उनकी, काफ़ी इंस्पिरेशनल भी होती थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी रहा। और जीएस सब्जेक्ट्स जो है सारे, उनसे काफ़ी मुझे उनको पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि नई नई चीज़ें सीखने में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो ये सब बैक स्टोरी थी कि कैसे मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के इस जर्नी में इंक्लूड हो गई और कैसे कैसे मैंने तैयारी स्टार्ट करी। अब सोच लिया था कि पीएससी की तैयारी करना था, तो अपने होम टाउन से ही स्टार्ट कर दी थी। यहीं पर एक कोचिंग थी, वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे और गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसी किसी कोचिंग की ज़रूरत है जहाँ से मुझे पता चल पाए कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या पूरा वास्ट सिलेबस है इसका। तो फिर मैंने इंदौर शिफ्ट हो गई थी और वहीं से फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वहीं से अपनी प्री और मेंस की पूरी कंप्लीट तैयारी करी थी, स्टडी कंप्लीट करी। और तब से जब से पिछले साल कोविड-19 के केसेस इंदौर में बढ़ गए थे, तभी से मैं अपने होम टाउन में वापस शिफ्ट हो गई और तब से मैं अपनी घर पर ही रहकर अपनी सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ। घर पे रहकर चैलेंजेस कभी-कभी आ जाते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही हैं, क्योंकि हम एक पढ़ाई के माहौल से थोड़ा दूर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर का माहौल काफ़ी बेहतर है, मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जब मुझे पढ़ना होता है तो उसका टाइम मुझे प्रॉपर मिल जाता है, और कभी-कभी ऐसा होता है तो फिर हमको कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी तो अगर मैं अपने पूरे शेड्यूल की बात करूँ कि मेरा टाइम टेबल क्या है या मेरा रूटीन क्या है, तो मेरा दिन बेसिकली स्टार्ट हो जाता है 4 से 5 के बीच में, अगर नहीं तो फिर 5 से 6 के बाद ही फिर स्टार्ट होगा। अगर उठ गए तो जल्दी, नहीं तो फिर लेट ही उठती हूँ। तो 6 से 7 के बजे उठ के फिर अपना सुबह से 1-2 घंटे या 1 डेढ़ घंटा लगभग मैं पढ़ लेती हूँ। कुछ भी जो मुझे इंटरेस्ट आता है, मैथ्स कर लिया या फिर कुछ भी ऐसा जिससे अच्छा लगे सुबह-सुबह, और उसके बाद फिर अपने थोड़े बहुत हाउस होल्ड वर्क में थोड़ी हेल्प करके उसके बाद फिर मैं 10 से 11 के बीच में वापस से अपने स्टडी टेबल पर आ जाती हूँ। वहीं से स्टडी स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद फिर लगभग 12:30 से 1 बजे तक कंटिन्यू करने के बाद लंच का ब्रेक लेकर फिर वापस 2 ढाई बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और 5 बजे तक लगभग पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा हेल्प करा, थोड़ा ब्रेक ले लिया। उसके बाद फिर डिनर विनर करके 7:30-8 बजे के बाद मैं वापस पढ़ने बैठती हूँ और 10 साढ़े 10 11 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे करके दिन भर में मुझे 5 से 7 घंटे आराम से, बहुत आराम से मिल जाते हैं, जिसमें मेरी काफ़ी स्टडी हो जाती है, क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं, अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। ठीक। अब कभी कभी ऐसे होता है कि डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कभी डिमोटिवेशन ज़रूर हो जाता है। जैसे हमारी एग्ज़ामिनेशन अभी अप्रैल में होने वाली थी, और अप्रैल में होने से पहले तो वो काफ़ी लंबे टाइम से डिले होती जा रही है। अब अप्रैल में होने वाली थी, अब अप्रैल में भी नहीं हो पाई, और आगे अब जून में होने वाली है। तो कब तक पेशेंस रखेंगे, मतलब एक एग्ज़ाम दे दी और उसके बाद फिर 1-1.5 साल होने को आ चुका है और कोई दूसरे एग्ज़ाम की कोई अता पता ही नहीं है। तो एक प्रेशर हो जाता है और एक डीमोटिवेशन सा होने लगता है पढ़ाई से कि कब तक पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम देंगे तभी तो अपने आप को प्रूव कर पाएंगे ना। तो फिर से एग्ज़ाम डिले हो गई तो बस ये डिमोटिवेशन होता रहता है। लेकिन अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं तो फिर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, और मेरे लिए मोटिवेशन का अल्टीमेट सोर्स यही है कि करना तो है ही, और
हमने अगर शुरू से एक सपना देखा है तो उसको कंप्लीट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, और अगर हमें मौका मिल रहा है तो हमें उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर एग्ज़ाम डिले हो गई है तो उसको एक पॉजिटिव वे में हम ले सकते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, अब हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कुछ मेंस की तैयारी कुछ इसके साथ में कर लेंगे। और ड्यू टू कोरोना तो इतनी हालत ज़्यादा ख़राब है कि हम अपने सिर्फ एग्ज़ाम के पीछे काफ़ी ऐसे भी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें और लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इसको एक पॉजिटिव वे में हमें लेना है। हमारे आगे पीछे हमारे चारों ओर इतनी नेगेटिविटी होगी, लेकिन उसे कैसे हम अपनी पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, यही हमारा जो है अभी से हमारी ये पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि अगर हम आगे जाकर अधिकारी बनने वाले हैं तो हमारे साथ तो और कैसी बड़ी बड़ी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, तो हम उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे जब हम इतनी छोटी सी बात से ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो बस यही अपना मोटिवेशन का सोर्स रखती हूँ। और इसके अलावा एक फैमिली हर एक एस्पिरेंट के लिए अपना एक मोटिवेशन का सोर्स होती है, क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, और इन रिटर्न हमें भी उन्हें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा तोहफा देना होता है या कुछ ऐसा उनके लिए करना होता है जिनसे उनको एकदम बहुत उनको खुशी मिले। तो ये खुशी मैं अपने पेरेंट्स को शायद इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करके या कोई किसी अच्छी अधिकारी या किसी पोस्ट पर पहुंचकर शायद दे सकती हूँ। और सिर्फ अपनी फैमिली को ही नहीं सपोर्ट कर पाऊँगी मैं, तब अपने पूरे समाज को शायद सपोर्ट कर पाऊँगी। और बीइंग अ गर्ल मुझे कभी ऐसे कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ी कि नहीं पढ़ो या मत जाओ बाहर, तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को इतनी खुशी तो दे ही सकती हूँ। लेकिन उस खुशी को देने के लिए एग्ज़ामिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर थोड़ा सा लगता है। बाकी ठीक है, जब भी एग्ज़ामिनेशन होगी तो हम अपना 100% देंगे। तो यही था मेरे बारे में। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक अगेन मिस्टर देवेंद्र और स्टूडेंटों को, जो उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मैंने अपनी स्टोरी आप सभी से शेयर करी है, और बाकी एस्पिरेंट्स भी इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज शेयर करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।